पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके चाहने वाले, उनके समर्थक एक मासूम सा सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल ये है कि आखिर अभी तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी तेजस्वी यादव सिवान क्यों नहीं आए, ओसामा से क्यों नहीं मिले, या फिर उनका कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया। आज बात हम इसी पे करेंगे। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। बात बिल्कुल वाजिब भी है, लेकिन ये मासूम से सवालों के पीछे जो एक बड़ा सा गेम है, ये उनके समर्थक नहीं समझ पा रहे हैं। आप पहले ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के पीछे जो कहानी और जो गणित बिठाई जा रही है उसे भी हमको समझना ज़रूरी होगा, और आज हम इसी पे बात भी करेंगे। ये जो तस्वीर है, ये अभिनंदन यादव जो कि दानापुर के हैं और ये बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। ये जो है कि बीजेपी के विधानसभा में दावेदारी भी रखे हुए थे सीट का, लेकिन जिस तरीके से, हालांकि पहले ये आरजेडी में थे, उसके बाद बीजेपी में आए हैं। इनका ये फेसबुक पे एक पोस्ट आया हुआ था, किसी ने पोस्ट किया मेरे पे, और मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मामला अब बहुत कुछ बदल रहा है। आपको अब इसके बारे में हम इसके पीछे चलते हैं लेकर के। आपको पता होना चाहिए कि पप्पू यादव जब सिवान आ रहे थे और जब अमनौर में उन्होंने राजीव प्रताप रूड़ी के यहाँ जो एम्बुलेंस का घोटाला जो जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके से उनके यहाँ छुपा कर रखा गया था, उसको उजागर उन्होंने किया। उसके बाद आपने देखा कि तेजस्वी यादव और राजीव प्रताप रूड़ी का एक फोटो वायरल हो रहा था। ये 2 चीज़ें आपको, घटनाक्रम आपको याद रखनी होगी। इसके बाद हम चलते हैं। आपको पता है कि सिवान के एमएलसी टुन्ना पांडे जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं और बहुत ही तेज और जिस तरीके से तीखा वार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कर रहे हैं, व्यक्तिगत उन्होंने उनके ऊपर वार किया। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, इस घटना को भी हमें समझना होगा। उसके बाद हम आते हैं जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भी जो है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अड़े हाथों लेते हैं। और उसके बाद छठी जो घटना हुई है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है कि दिल्ली जाना पड़ा। हालांकि बहाना तो बनाया गया कि उनका आंख दिखलाना था, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एजेंडा सेट करने के लिए वो जा रहे थे। अब इसके पीछे क्या मामला है, अब तो बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे शहाबुद्दीन समर्थकों की। अब हम इसी बात पे समझना चाहते हैं कि जो 6 घटनाएं हुई, ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे की रणनीति को हमें समझना होगा। हर हाल में जिस तरीके से जेडीयू को आज बीजेपी और आरजेडी घेर रही हैं और सारा जो है कि वार और जो बातें हो रही है, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट में लेकर किया जा रहा है। इससे साबित ये होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि साथ में रखने के बाद भी उनको इतना हम ट्रोल कर दें कि वो खुद ब खुद जो है कि पार्टी को छोड़ दें। और दूसरी तरफ आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सिवान नहीं आ रहे हैं, सिवान नहीं आने के पीछे उनको बताया जा रहा है, कई लोगों ने ये बताया कि उनको लग रहा है कि हमारा जो वो हिंदू वोट बैंक है जो हमको परंपरागत मिलता था, हो सकता है कि जिस नाम पे जो लोग हमसे कट रहे थे वो वोट बैंक मेरा ना बिखर जाए। इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति को देख रहे थे, भाफ रहे थे, और इसी डर से शायद कि वो सिवान नहीं आ पा रहे हैं, जैसे लोगों का ये कहना है। ये मेरी बात नहीं है, लोगों का ये आकलन है, कई विशेषज्ञों ने इस बात को बताया। सवाल उठता है कि जिस माई समीकरण के पायदान पे खड़े होकर के राजद ने इतना बड़ा किला खड़ा किया और इतने दिनों तक वो लोग एक छत्र जो है कि बिहार की राजनीति में अपना कद बढ़ाते रहें, और अब उनको उससे डर लगने लगा है जो उनका परंपरागत वोट बैंक था। खैर, बात अब यहाँ ये करते हैं कि कई लोगों ने भी बताया कि क्या लगता है कि अब तेजस्वी यादव को यहाँ के अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए, खास करके मुसलमानों का, इसलिए कि अगर उनका वोट लेना होता तो अब तक वो पहुँच गए होते हैं। लेकिन वजह क्या है कि अभी तक ओसामा से उन्होंने ना तो फ़ोन पर बात किया और ना कोई सहानुभूति जताई और ना ही कोई उनका आधिकारिक बयान आया। बात अब यहीं पे लगती है कि जिस तरीके से हमारी भी कई एक बार हम लोगों ने जब पर्सनल बात किया तो शायद जो नाराज़गी थी उस नाराज़गी को तो लोग ज़ुबानों से या चेहरे से बता नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके भाव से, उनके बातों से ये अंदाज़ा लग जाता है। ये काम तेजस्वी यादव का था कि जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें उनसे थी, उस उम्मीद पर खड़े होकर के या तो वो फ़ोन से बात करते या फिर यहाँ आ करके और उनके परिवार से सहानुभूति जताते, ढाढ़स बधाते, तो शायद कि थोड़ी सी मरहम लग सकती थी। लेकिन जिस तरीके से वो अपना रहे हैं और जो राजनीति वो कर रहे हैं, इस राजनीति के पीछे तो अब यही लग रहा है कि क्या अब उनको बिहार के अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए। तो सवाल है कि अगर उनको अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए तो फिर क्या। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के समर्थक हैं जो बिल्कुल पुरजोर तरीके से राजद और बीजेपी के समर्थन में बात कर रहे हैं, उनके अलायंस की बात कर रहे हैं, तो क्या अब इसको सच माना जाए? और अगर इसको सच मान लिया जाए तो क्या गारंटी है, जिस तरीके से अभिनंदन यादव का उनका एक बयान आया हुआ है खास करके सोशल मीडिया पे, हालांकि इनको हम मतलब ज़्यादा तूल नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी
चूंकि बीजेपी से हैं और आरजेडी की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कम से कम ये उस समुदाय से भी आते हैं जो समुदाय जो है कि राजद का एक परंपरागत वोट माना जाता था। उन लोगों की अगर सोच इस प्रकार से हो रही है तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत कुछ उलझा हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार का विकास रुक चुका है, इसमें जो है कि राजद और बीजेपी को मिलकर के एक अस्थाई सरकार देने की जरूरत है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो बीजेपी आज 15 सालों से नीतीश कुमार के अंदर आस्था जता करके और लगातार सरकार में बनी रही, क्या वजह है कि आज बीजेपी के ही लोग जो है कि नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं? आखिर कारण क्या है? अगर ये अस्थाई सरकार नहीं है तो फिर आप अपने विपरीत विचारधारा के उस पार्टी के साथ कैसे अपनी मजबूती को दिखला पाएंगे, और किस तरीके से हम लोग मान लें कि अब वो अस्थाई सरकार होगी और 5 सालों तक चलेगी और विकास का पहिया वैसे चलेगा जैसे कि आप उम्मीद कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? पहले ये कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार साथ में रहती है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो बिहार में प्रगति होगा। लेकिन 15 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं, जो दुर्दशा देख रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन का हाथ है। अब है कि जो बीजेपी अपने गले से जेडीयू को उतारना चाहती है और राजद को लाना चाहती है, खास करके वो समीकरण जो कहीं ना कहीं राजद का परंपरागत वोट बैंक था, उसमें से सिर्फ माइनॉरिटी को हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब कथित तौर पर कर रहे हैं, उसको हटाने के बाद क्या इनकी विचारधारा मतलब जिस तरीके से ये सेकुलर विचारधारा की बात मानते हैं कथित तौर पे, और बीजेपी जो है कि कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, तो क्या ये लोग असमंजस बिठा करके और बिहार को एक नए पटरी पे ला सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से सिवान के वोटरों को और खास करके बिहार के माइनॉरिटी वोटरों को, और जिस तरीके से ओसामा साहब या उनके परिवार को ये नज़रअंदाज करके ये राजनीति खेली जा रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में राजद फिर वही रह पाएगा, या फिर सिर्फ मौका परस्ती की राजनीति में अपने उस विचारधारा को बेच करके, उससे समझौता करके और सिर्फ कुर्सी हासिल करना चाहता है? बहुत सारी सवालें हैं, बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं। शुक्रिया।